तो पिछले लेक्चर में देखा कि वैक्सीन किस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के मार्केट में आती है, और फिर जब इन सब स्टेजेस से गुजरती है तो वो अपना डाटा शो करती है कि हाउ मच इफेक्टिव द वैक्सीन इज़। जैसे कि डिफरेंट कंपनी ने डिफरेंट डाटा शो किया कि किसी ने कहा 95% एफिकेसी रेट, किसी ने 86% कहा, और किसी ने 85% का। डिफरेंट वैक्सीन की कंपनी ने डिफरेंट डाटा शो किया। आज हम देखेंगे कि वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी हमारी बॉडी में जाके ये किस तरह एंटीबॉडीज़ बनाती है अगेंस्ट कोरोना वायरस ताकि हमें डिसीज़ कॉज ना हो। तो उसका मोड ऑफ एक्शन जानने से पहले तो हमें कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो अगर हम ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, लाइक ब्लैक, ब्लू, मैंने इसमें कलर्स शो किए हैं। ये डिफरेंट प्रोटीन होती हैं। ये कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये होती हैं ई प्रोटीन होती हैं, ये एम प्रोटीन होती हैं, एच प्रोटीन होती है, और एक एस प्रोटीन होती है विच इज़ अ स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो एस प्रोटीन है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में जाके डिसीज़ कॉज करती हैं, आपके रिसेप्टर रिकग्नाइज करके फिर आपके सेल में इन्वेड होके और अपनी बहुत सारी वायरस की बॉडीज़ बनाती है और आपके सेल्स में डैमेजेस कॉज करती हैं। तो साइंसदानों ने mRNA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ताकि हम इस प्रोटीन की एक्टिविटी को रोक दें। वो किस तरह कि हमने पढ़ा कि कोई भी प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू बनती है, किस तरह के RNA जाता है राइबोसोम में और फिर ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनाती है। तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। क्या मतलब कि प्रोटीन बनी RNA से, तो ये जो एस प्रोटीन बनाता है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं mRNA में, और ये RNA हम रैप कर देते हैं अराउंड, ये RNA रैप कर देते हैं अराउंड लिपोफॉस्फेट। रैपिंग लिपोफॉस्फेट क्यों? क्योंकि आपके सेल वॉल जो होते हैं वो मोस्टली लिपोफॉस्फेट से बने होते हैं, ताकि तो इसलिए जब भी हम आपके वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे तो आपके सेल में आराम से इन्वेड होगी। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी जो मॉडर्ना फाइजर इस्तेमाल कर रही है, द mRNA टेक्नोलॉजी। स्पाइक प्रोटीन, उसको mRNA में कन्वर्ट किया, लिपोफॉस्फेट में रैप किया, और उसके बाद फिर वैक्सीन तैयार। ये इतनी आसानी से नहीं बनती, मुख्तलिफ चीज़ों से बनती है, स्टेजेस से गुजरती हैं, एज आई टोल्ड यू। तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। तो mRNA में जब इन्होंने कन्वर्ट किया, लिपोफॉस्फेट की रैपिंग कर दी, तो ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और इससे क्या होगा? जब ये आपकी बॉडी में जाएगी तो ड्यू टू द कवरिंग ऑफ लिपोफॉस्फेट ये आराम से आपकी बॉडी में इन्वेट कर जाएगी। जब ये इन्वेट करेगी तो ये अपना RNA आपके सेल के अंदर रिलीज कर देगी, और ये RNA जाएगा राइबोसोम में, और राइबोसोम क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन की वजह से प्रोटीन्स बनेंगी। तो ये प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? आपके सेल वॉल में मौजूद कुछ स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनमें जाके ये एक्ट करेगी प्रोटीन। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स कौन है? एक तो है आपका MCH1 कॉम्प्लेक्स, और एक है MCH2। MCH1 तो हर जगह मौजूद होती है, यानी हर सेल जिसमें न्यूक्लियस है उसमें MCH1 होता है, और जबकि MCH2 आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मौजूद होता है। वो कौन से होते हैं? लाइक T सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो क्या होगा जब ये प्रोटीन जो ट्रांसलेशन की मदद से बनी है इन कॉम्प्लेक्स में लगेगी? तो सबसे पहले तो MCH2 की बात करेंगे। तो ये जो MCH2 इस प्रोटीन के बाद अट्रैक्ट करेगा किसको? T सेल्स को। T सेल्स हेल्पर सेल्स होते हैं, और हमने एस्थमा में पढ़ा है, और अगर किसी ने एस्थमा की वो वीडियो देखी है तो उसको ये जानने के लिए, इसको समझना बहुत आसान होगा। तो ये जब T हेल्पर सेल्स आते हैं तो वो इससे अटैच हो जाते हैं, TCR रिसेप्टर्स की बाइंडिंग कर लेती है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं CD4, वो भी बाइंड कर देता है, CD4। इसकी बाइंडिंग से क्या होता है कि T सेल्स जब बाइंड हो जाते हैं कुछ स्पेशल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इसमें जो इंटरल्यूकिन 4 है ना, ये आगे जाके आपके B सेल को एक्टिवेट करेगा। B सेल्स आर द इम्यून सेल्स, और जब B सेल को एक्टिवेट करेगा ना, तो B सेल इसकी वजह से डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल आगे एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएंगे? जिसका RNA होगा, और ये RNA किसका था? स्पाइक प्रोटीन का। अब इस एंटीबॉडीज का फायदा क्या होगा कि जब भी कोरोना वायरस आएगा तो ये एंटीबॉडीज एस प्रोटीन को रिकग्नाइज कर लेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उस वायरस की इफेक्ट को। अच्छा, ये तो हो गया MCH2 का प्रोसेस। MCH1 का क्या? तो क्या
MCH1 में क्या होता है कि ये भी आगे से अट्रैक्ट करता है टी सेल्स को, विच इज़ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये आगे अटैच होते हैं और अपना एक और प्रोटीन से अटैच करते हैं, विच इज़ CD8। उसमें CD4 था, इसमें CD8। इससे क्या होता है, जब इससे अटैचमेंट होती है ना, एक तो ये कि ये बी सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है कि बी सेल्स बढ़ें ताकि एंटीबॉडीज भी ज़्यादा हों और ज़्यादा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो। दूसरा ये कि जब भी वायरस आएगा कांटेक्ट में तो ये टी सेल कुछ ऐसी एंजाइम रिलीज करेगा जो सेल डैमेज करेगा। ठीक है, अब ये सेल डैमेज हो करेगा ज़रूर, लेकिन ये आगे से सिग्नल भेज देगा बी सेल्स को कि प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, इसे दो काम हो गए, एक तो MCH2 भी आपका एक्टिवेट हो गया और MCH1 भी एक्टिवेट हो गया कि अब जब भी वायरस आएगा तो उसकी एस प्रोटीन रिकग्नाइज कर लेंगे, विच इज़ द मोस्ट डिसीज कॉजिंग प्रोटीन इन द वायरस। तो जब हम उसको रिकग्नाइज कर लेंगे ना प्रोटीन को, तो हमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाएगी और वायरस को न्यूट्रलाइज कर लेगी। तो इससे क्या होगा, वायरस डिसीज कॉज नहीं कर सकेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडर्ना एंड फाइजर। अब बात करते हैं एस्ट्राजेनेका।